जय हिंद साथियों। आज की मैं सच्ची घटना के बारे में, जो आज का हमारा मूल एजेंडा है, जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। इस दौर में काले धन को सफ़ेद बताना कितना आसान है। इस दौर में मनी लॉन्ड्रिंग करते चले जाइए और आप पर कोई हाथ नहीं डालेगा, कितना आसान हो चला है। इसी दौर में शेल कंपनियों का पैसा कारपोरेट के नेटवर्क को कैसे बढ़ाता है, ये सारा खेल क्या इस दौर में चल रहा है। इसी दौर में पॉलिटिकल फंडिंग को कारपोरेट के आश्रय होती है, उसी को कौड़ियों के मूल इस देश की संपत्ति सौंपी जा रही है। यह सारे सवाल और इन सवालों की नब्ज में कोई दूसरी परिस्थिति नहीं। इस दौर में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर उठे सवाल, वही इलेक्टोरल बॉन्ड जिसके जरिए इस देश में कारपोरेट ने 15,000 करोड़ से ज़्यादा की फंडिंग पॉलिटिकल तौर पर 2018 अप्रैल महीने में अब तक की है। तो क्या ये सारा पैसा, सारी पूंजी किसने दी, किसको दी, और इसको जानने का अधिकार इस देश के लोगों को नहीं है। और क्या वाकई इस देश के भीतर में लोग इस बात से अनभिज्ञ रहे हैं कि वह कौन सा कारपोरेट है, वह कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसको यह पैसा दिया जाता है। उस पैसे की एवज में उस कारपोरेट को लाभ दे दिया जाता है, क्या वह जानने का अधिकार इस देश के लोगों को नहीं है। यही वह सवाल है जिसको पूरे तरीके से गैर कानूनी घोषित सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया, यानी आज के बाद से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हजारों करोड़ का खेल जो इस देश के भीतर होता रहा है, अब उस पर नकेल कस दी गई है, उस पर रोक लगा दी गई। जिन इलेक्टोरल बॉन्ड को जनवरी के महीने में खरीदे गए, उसको अभी तक भुनाया नहीं गया, तो उस पर भी रोक लग गई। और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच में, जिसमें खुद चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ भी मौजूद थे, जब यह फैसला आया तो एक झटके में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर यह तमाम पन्ने खुलने लगे, जिसके जरिए यह जिक्र बार बार होता था। क्या वाकई इस देश में राजनीति करने के लिए खूब पैसा चाहिए और खूब पैसा कारपोरेट देने को तैयार है, उसके एवज में वह इस देश की संपत्ति कौड़ियों के मोल चाहता है। लेकिन यह सवाल अब भी हुआ था, क्या वाकई ऐसी स्थिति आ सकती है जिसमें बताया जाए कि किस कारपोरेट ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितनी रकम दी। सुप्रीम कोर्ट ने आज जब फैसला सुनाया तो उन्होंने 3 बातें साफ कर दी। एक, यह इलेक्टोरल बॉन्ड दरअसल देश के लोगों से ही सच को छुपाया जाता है, या झूठ परोसा जाता है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनली यह टिकेगा नहीं, क्योंकि इस देश में RTI एक्ट है, यानी जनता को जानने का अधिकार है, उसकी यह अवहेलना कर रहा है। तो अब इस पर रोक लग जाती है और यह अब इलेक्टोरल बॉन्ड बंद होगा। दूसरा सवाल था, इस दौर में कारपोरेट कितनी बड़ी तादाद में सरकार को पैसा देते हैं, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बार बार यही आंकड़े निकल कर आ रहे थे कि सबसे ज़्यादा पैसा सत्ताधारी पार्टी के पास जाता है। तो अब उस कारपोरेट ने कितना पैसा दिया, और 2019 के बाद से जो भी रकम दी गई, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा अब 3 हफ्तों के भीतर में सामने लाना होगा। और तीसरी परिस्थिति है कि क्या वाकई इन सवालों को, इलेक्टोरल बॉन्ड को लाने से पहले इलेक्शन कमीशन ने उठाया था, RBI ने उठाया था, सुप्रीम कोर्ट ने उठाया था, क्या वह बातें अब सच लगने लगी हैं, जिसमें ब्लैक मनी को वाइट करने का जिक्र था, फॉरेन फंडिंग का मामला था, मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र था, सेल कंपनियों का जिक्र था। और यह सारी परिस्थितियां क्या इस दौर में अब सामने आ जाएंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते का वक्त दिया है। सामान्य तौर पर बीजेपी यह कहने से चूक नहीं रही है
कि देखिए फंडिंग तो सबको मिलती थी, इसमें सिर्फ हमारे खिलाफ फैसला कैसे हुआ। लेकिन दूसरा सच यह भी है कि लगभग 72% जो फंडिंग थी वह सीधे बीजेपी के हक में जाती रही, जो हर बार वह चुनाव आयोग को अपने आय व्यय का जो पूरा ब्यौरा सौंपते उसमें यह खुलकर नज़र आने लगा। और दूसरा सवाल यह था कि बाकी लगभग 28% में कांग्रेस समेत इस देश की तमाम नेशनल पार्टी और तमाम रीजनल पार्टी सभी का बंदरबांट उसी में होता था। तो 72% जो पा रहा था अब उस पर नकेल कस गई और एक सवाल तुरंत पैदा हो गया, क्या 2024 से पहले यह मोदी सरकार को सबसे बड़ा झटका सा था इसी क्या लग चुका है? क्योंकि इस दौर में सत्ता का पूरा चकाचौंध प्रचार से लेकर विधायकों की खरीद फरोख्त और सत्ता को डिगाने और बिगाड़ने से लेकर बूथ स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक जो पूरी प्रक्रिया होती है उसमें सिर्फ पैसा रेंगता है। और अब वो बंद हो जाएगा तो क्या होगा? कोई भी कह सकता है कि बड़ी पूंजी इस दौर में बीजेपी के पास है और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी की तुलना में यह पूंजी 1-2 गुना नहीं तकरीबन 10 गुना ज़्यादा है जो इस दौर में उसने कमाई की है। तो एक क्षण के लिए आज उन पत्रों को खोला जाए और समझा जाए कि दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड के संवैधानिक असंवैधानिक होने का जो सर कितना व्यापक पड़ने वाला है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पादीपाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने यह फैसला सुरक्षित रखा था। थोड़े से अतीत में अगर आप चले जाएंगे तो आपके जहन में होगा कि यह दरअसल अप्रैल 2018 से यह इलेक्ट्रिकल फंडिंग शुरू हुई थी। 2 जनवरी 2018 को यह बॉन्ड स्कीम नोटिफाई किया गया था, लेकिन 2017 में ही इसे चुनौती दी गई थी और चुनौती देते वक्त जो अलग अलग राय निकल कर आई थी, आज उन्हीं बातों का जिक्र सुप्रीम कोर्ट के भीतर हुआ। और उस दौर में एक क्षण के लिए चले जाइए तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था 2017 में? तब कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए काले धन को कानूनी जामा पहनाया जा सकता है। विदेशी कंपनियां सरकार और राजनीति को प्रभावित कर सकती हैं, क्योंकि कौन खरीद रहा है, इसीलिए इसकी जो जानकारी सिर्फ SBI को होगी। SBI को ही यह पावर दिया गया था कि आप इलेक्ट्रॉल बॉन्ड बेचेंगे और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड कौन दे रहा है, कौन ले रहा है, कि जो इसकी जानकारी सिर्फ SBI को होगी और सरकार को इसकी जानकारी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? जनता को इसकी ज़रूरत जाननी चाहिए, क्योंकि इसके एवज में कोई भी मुफ्त में धन दान करता नहीं है। यह मंदिर नहीं है, यह राजनीति है। इस बात को समझना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज नब्ज को पकड़ा है। उस दौर में इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि चंदा देने वालों को जो इनके नाम गुमनाम रखने से पता लगाना संभव ही नहीं होगा कि राजनीतिक दल ने जो पूरा धारा 29 के B का उल्लंघन कर चंदा लिया है या नहीं लिया। विदेशी चंदा लेने वाले कानून भी बेकार हो जाएंगे, क्योंकि इस देश में रोक लगी थी कि आप फॉरेन फंडिंग नहीं कर सकते हैं। अब किसी भारत की कंपनी ने कोई अगर सब्सिडी बाहर को खोली या बाहर के किसी कंपनी ने भारत में अपनी सब्सिडी खोली
और उसी के माध्यम से वह चंदा दे रही हैं और उस चंदा देने के एवज में विदेशी कंपनियों को लाभ अगर भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत अलग अलग योजनाओं के साथ मिल रहा है तो फिर इसको पकड़ेगा कौन और जानेगा कौन। इसी दौर में आरबीआई ने भी कहा था कि दरअसल इलेक्ट्रॉल बॉन्ड मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देगा, इसके जरिए ब्लैक मनी को वाइट करना संभव होगा। अब आप सोचिए कि इस दौर में आरबीआई थी, सुप्रीम कोर्ट था, इलेक्शन कमीशन था, सभी कह रहे थे गलत था, लेकिन इसके बावजूद वही संसद की ताकत, वही बहुमत का जोर और 2018 के बाद से इस देश में इलेक्ट्रिकल जो बॉन्ड का खेल शुरू हो गया। इस इलेक्ट्रिकल बॉन्ड के जरिए कितना पैसा किस रूप में उगाही की गई और सरकार का क्या कहती रही। अगर इस पन्ने को खोलिएगा तो सरकार ने बार बार क्या कहा, सिर्फ एक ही बात कही कि दरअसल जो सॉलिसिटर जनरल तो मेहता हैं, जब वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी सरकार की तरफ से बात कह रहे थे तो उनका कहना होता था किसने कितना पैसा डोनेट किया यह सरकार जानना नहीं चाहती, चंदा देने वाला ही अपनी पहचान छुपा कर रखना चाहता है, वह नहीं चाहता कि किसी दूसरी पार्टी को इसका पता चले। और उन्होंने उदाहरण दिया, अगर मैं कांग्रेस को चंदा दे रहा हूं तो मैं नहीं चाहूँगा कि बीजेपी वालों को इसका पता चले। और इस इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी जया ठाकुर ने अपील की थी और उसके साथ सीपीएम ने भी अपील की थी। इसके साथ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म डीआर ने भी अपील किया। जिक्र प्रधानमंत्री मोदी बार बार करते हैं कि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमिक हो जाएगा, तो इसका दूसरा सच यह भी है कि जब भारत 10वें नंबर की इकोनॉमी था 2014 में, उस वक्त भारत की असमानता मौजूदा वक्त की असमानता से आधे से भी कम थी। और दूसरा सच यह भी है कि प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति कर्ज दोनों जो इस दौर से में दुगने से ज़्यादा बढ़ गया। प्रति व्यक्ति आय कम हो गई और प्रति व्यक्ति कर्ज बढ़ गया। जीडीपी के बराबर कर्ज होने की स्थिति की चेतावनी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक तहत दे रहे हैं। तो इस दौर की इकोनॉमिक परिस्थितियों ने कारपोरेट के लिए ही सारी पॉलिसीज को बनाया। अब यह सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप एक वर्ष को परखना शुरू करिए, 2019 चुनावी वर्ष था, 2024 चुनावी वर्ष होगा। 2019 में मैक्सिमम 5069 खरीदे बेचे गए, 2018 में ये 1054 था। 1054 करोड़ रुपए 2019 में 5 गुना बढ़कर 5069 करोड़ हो जाता है और 2020 कोविड काल में यह घटकर 363 करोड़ होता है और 2021 में यह दोबारा से बढ़ना शुरू होता है तो 1501 करोड़ होता है। 2022 में चुनाव आपके जहन में आ जाने चाहिए, वह कहाँ कहाँ चुनाव थे और क्यों कर्नाटक महत्वपूर्ण था, क्यों इस दौर में 2023 में भीतर में जो 3 राज्यों की चुनावी जीत, उसमें तेलंगाना को भी जोड़ दीजिए, चौथा राज्य। इन दौर में 3703 करोड़ के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लिए गए 2022 में और 2023 में, इसमें जोड़ दीजिए तो 2023 के जो 3 राज्यों के चुनाव में जो हो रहे थे और 2 राज्य और थे 424 करोड़, यानी कि 2022 और 23 के
चुनाव के वक्त जो लोकसभा चुनाव नहीं था, राज्यों के चुनाव 22-23 में कितने महत्वपूर्ण हो गए, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड को जो था यह 7,945 करोड़ के बॉन्ड खरीदे गए। अब आप ध्यान दीजिए, जैसे ही चुनाव का जिक्र कर रहे हैं हम 2019 में 5,000 करोड़ से ज़्यादा, 2023 में विधानसभा चुनाव में 7,000, लगभग 8,000 करोड़ के लगभग। अब 2024 आ रहा था, इस पर रोक लग गई। अब सवाल है, क्या वाकई इसका असर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? उन पे जितना असर पड़ेगा वह इस स्थिति में ही नहीं कि इस चुनाव के भीतर वह बूथ लेवल पर बैठने वाले कर्मचारी को एक दिन का 10,000 रुपये दे पाएँ, लेकिन यह 1,000 रुपये इस दौर में दिए जाते हैं। एक दिन बूथ लेवल पर जो बैठा उसको 1,000 कौन देगा? तो भारत में मनरेगा में 200 से 500 हो जाए, 100 दिन से 200 दिन हो जाए, इसकी लड़ाई चल रही है। लेकिन चुनाव के वक्त में एक दिन में आप 1,000 तक कमा सकते हैं, तो चुनाव की महत्ता कितनी है? जितने नोट बांटे जाते हैं, जितने प्रचार में लगाए जाते हैं, जिन सुविधाओं के साथ मंचों को तैयार किया जाता है, उन मंचों पर कितने लाने के लिए लोगों की जो आवाज़ आई, तो वो पैसा कहाँ से आता है? इलेक्शन कमीशन के पास सौंपी गई तमाम राजनीतिक दलों के जो आंकड़े निकल कर आते हैं, वह बताने में चौकन्ना हो जाइए। क्योंकि 1 रुपये के हिसाब से सोचिए, अगर आप 1 रुपये पॉलिटिकल इकोनॉमी के तौर पर, तो इस चुनाव में 2024 का चुनाव अगर एवरेज आप निकालना शुरू करेंगे तो कांग्रेस उस 1 रुपये में से 8 पैसा खर्च करने की स्थिति में आती है, और बाकी की तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो रीजनल परफॉर्मेंस से ले लीजिए, बाकी नेशनल पार्टी ले लीजिए, उन सब का मिलाइए का तो आपको 12 पैसे अब मिला के जो खर्च करते हैं, और बाकी के 80 पैसे खर्च बीजेपी के हिस्से में आता है। यह स्थिति उस देश में राजनीतिक तौर पर चुनाव लड़ते वक्त होती है। और क्या अब इन सारी परिस्थितियों के बीच अगला सवाल सबसे बड़ा यह है, क्या यह पूरा कच्चा चिट्ठा 2024 के चुनाव से पहले जो कारपोरेट और सत्ता के नेक्स्ट का था, वह अब उभर कर सामने आ जाएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार एक ही बात कही है, महत्वपूर्ण है, इस देश की जनता को हर चीज़ जानने की और जानकारी होने का अधिकार है। इसीलिए कानूनी तौर पर RTI एक्ट जब लाया गया था तो जानकारी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे, इस दौर में प्रधानमंत्री केयर फंड भी प्रधानमंत्री और सरकार से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि उसको प्राइवेट पार्टी के तौर पर हाई कोर्ट में दलील देते वक्त जो नुमाइंदे हैं उन्होंने रखा है। कहा इसका प्रधानमंत्री से कुछ लेना देना नहीं है, इसका सरकार से कुछ लेना देना नहीं है। दफ्तर चाहे सरकारी दफ्तरों के बीच चल रहा हो, उसके ट्रस्ट के भीतर लोग चाहे कैबिनेट मिनिस्टर और खुद प्रधानमंत्री की मौजूदगी हो, और उस PM केयर के पैसे तक फैसला देने की स्थिति में खुद प्रधानमंत्री की नीतियां हों, लेकिन PM केयर के बारे में जानकारी RTI एक्ट के जरिए नहीं मिलेगी। इस देश में PMO के भीतर की जानकारी RTI एक्ट के जरिए नहीं मिलेगी। इस देश के भीतर में तमाम मंत्रालयों का कच्चा चिट्ठा अगर CAG नहीं ला पा रहा है, इस देश के भीतर में अलग अलग मंत्रालयों की रिपोर्ट नहीं सामने आ पा रही है, तो RTI के जरिए जब आप फाइल करेंगे तो कहा जाएगा उसमें CAG के जिम्मे है। अब सबसे बड़ा सवाल जो आखिर सवाल सबसे बड़ा है, जब सरकार ने हर इंस्टीट्यूशन पर
इस दौर में कब्जा कर लिया और उसमें चुनाव आयोग भी बचा नहीं है। और चुनाव आयोग ने 2017 में ये कहने से नहीं चूक रहा था कि उस समय डॉक्यूमेंट बताता है कि इलेक्शन कमीशन का जब वो कह रहा था कि चंदा देने वालों के नाम गुमनाम रखने से पता लगाना संभव नहीं होगा कि राजनीतिक दल से धारा 29B उल्लंघन कर चंदा लिया है या नहीं लिया है, और विदेशी चंदा देने लेने वाले कानून भी बेकार हो जाएंगे। आज चुनाव आयोग चुप है क्योंकि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति प्रधानमंत्री करेंगे। तो फिर प्रधानमंत्री ने नियुक्ति होने वाला शख्स सवाल कैसे कर सकता है? यही सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठा तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए संसद में कानून बना दिया। तो क्या अगला सवाल यह भी है कि 2024 के फंडिंग को लेकर अब सरकार कोई नया कानून सामने ला सकती है, कोई विधेयक सामने ला सकती है, कैबिनेट कोई नया प्रस्ताव पास कर सकती है कि किसी भी हालत में, क्योंकि इस देश के भीतर में जो अलग अलग इलेक्ट्रिकल ट्रस्ट के जरिए जो पैसा आ रहा है, वो पैसा अगर 2018 से 2023 तक देखिएगा तो वह सब पैसा अगर मिला भी दीजिए तो उस पैसे का पूरा आकलन 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का होता नहीं है, और यहाँ से 15,000 करोड़ के पार है। और यहाँ तो बीजेपी 1000 करोड़ के पार गई, 10,000 करोड़ के पार पाई हुई पार्टी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या मौजूदा मोदी सत्ता को एक ऐसा झटका चुनाव से ऐन पहले दे दिया, जिसके बाद सरकार के सामने अब उस तमाम अपनी पूंजी को निकालने की ज़रूरत होगी जो अभी तक उसके लगातार खजाने में बढ़ती जा रही थी। इस बात से उसे कोई भय नहीं था कि इस देश का कारपोरेट पैसा लुटाने को तैयार है, क्योंकि कारपोरेट बिना सरकार के आगे बढ़ नहीं सकता। और यह सच रहा भी है, और यह सच मौजूदा वक्त में सिर्फ और सिर्फ कारपोरेट और सत्ता के खुले नेतृत्व के तौर पर उभरेगा। यह किसी ने भी नहीं सोचा था। उससे पहले भी कारपोरेट का साथ रहा था, लेकिन एक के हाथ में सब कुछ सौंप देना, चाहे वह सड़क हो, चाहे वह बिजली हो, चाहे वह पानी हो, चाहे वह हवाई अड्डे हो, चाहे पावर ट्रांसमिशन हो, कुछ भी हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे माइनिंग हो, चाहे FCI के गोडाउन्स हो, चाहे अनाज हो, चाहे फल हो, सब कुछ सौंप देना। और इस देश के भीतर में खुले तौर पर सरकार और प्रधानमंत्री अलग अलग भाषणों में जब यह संकेत दें कि इतनी बड़ी तादाद में हमने इस देश के कानूनों को ख़त्म किया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ब्लैक से वाइट हो रहा था, उसके बावजूद भी मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए कारपोरेट की फंडिंग हो रही थी, उसी के ज़रिए सेल कंपनियों के ज़रिए नेटवर्क बढ़ रहा था। तो क्या यह एक ऐसा फैसला है जो राजनीतिक तौर पर मौजूदा सत्ताधारी पार्टी यानी कि बीजेपी को झटका दे चुका है, और राजनीतिक तौर पर बीजेपी की बिसात बिछाने वाले मोदी साहब की जोड़ी के सामने यह एक सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला है, जो आने वाले वक्त में इस देश की राजनीति और इस देश के राजनीतिक तौर पर चुनावी परिस्थितियों को प्रभावित करेगा या नहीं करेगा। अब यह फैसला इस पर भी टिका हुआ है। जय हिंद, जय भारत।